नमस्कार मित्रों, सन 2003 की बात है जब यूएई के फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने दुबई के समुद्रों में कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2008 तक वो सक्सेसफुली बनकर कंप्लीट भी हो चुका था। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज ये $1 मिलियन प्रोजेक्ट दुबई की सबसे बड़ी फेलियर बनकर रह गई है। पर ऐसा आखिर क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। कहानी की शुरुआत होती है 2001 से, जब दुबई के शेख ने पर्शियन गल्फ में 3 मैनमेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने का सोचा, जो पाम आइलैंड के नाम से पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी फेमस हो गए। दुबई कोस्ट से थोड़ी ही दूर पर इन तीनों आइलैंड्स को प्लेस किया गया, जो है पाम जुमेरा, दीरा आइलैंड और पाम जबल अली। स्पेस से देखने पर ये आइलैंड्स कुछ ऐसे दिखते हैं और ये आइलैंड्स कौन से ट्री के शेप के साथ मैच करते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इन आइलैंड्स में 2004 तक लैंड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लेसमेंट हो चुकी थी और 2006 से यहाँ बिल्डिंग्स बनने भी शुरू हो गए थे। पाम जुमेरा के मैसिव सक्सेस के बाद दुबई के शेख ने एक नए सपने को देखा। रिपोर्ट्स के अनुसार शेख मोहम्मद ने मई 2003 में एक नए प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के आइडिया को लॉन्च किया, जिसे कि पाम आइलैंड से 28.9 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस किया जाना था। लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग दी वर्ल्ड आइलैंड्स कुछ 300 प्राइवेट स्मॉलर आइलैंड्स की एक कलेक्शन होगी, जो वर्ल्ड के शेप को इन अ वे रेप्लिकेट करेगी। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के 4 महीने बाद ही ड्रेजिंग का काम भी शुरू कर दिया जाता है। अब ड्रेजिंग वो तकनीक होती है जिससे समुद्र के निचले भाग से रेत, मिट्टी और कीचड़ जैसे अनवांटेड चीजों को मशीनों के मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। 10 जनवरी 2008 तक दी वर्ल्ड आइलैंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी और इसी बीच 60% आइलैंड्स भी ऑलरेडी बिक चुके थे। पर समुद्र के बीच में इन आइलैंड्स को खरीदना आसान नहीं था, बट स्टिल काफी इंटरनेशनल प्राइवेट डेवलपर्स ने एक आइलैंड्स को $7 मिलियन टू $1.8 बिलियन से खरीद लिया। इन आइलैंड्स का इतना महंगा होना जस्टिफाइड था, क्योंकि दी वर्ल्ड आइलैंड्स की ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स थी, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो इनका प्राइस इतना निकलता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अपने इनिशियल डेज में इतनी पॉपुलैरिटी कैटर करने के बावजूद ये जायंट प्रोजेक्ट दुबई की सबसे बड़ी फेलियर क्यों बनी? इसके काफी रीजंस बताए जाते हैं, बट हम आपको वही रीजंस बताएंगे जो हमें सबसे ज्यादा क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। तो 2008 तक जहां दी वर्ल्ड आइलैंड पूरी तरह से बनकर तैयार तो हो चुकी थी, पर उसी साल पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते दुबई को अपने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को शट डाउन करना पड़ा एंड दुबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी। दुबई के महंगे प्लॉट्स के प्राइसेस में भी एक एक्सट्रीम डिक्रीमेंट को देखा गया। इवन दो 2009 में क्राइसिस के बाद दुबई की बाकी एरियाज पर तो बिजनेस लौट आई, पर किसी भी बिल्डर ने दी वर्ल्ड आइलैंड्स में कंस्ट्रक्शन के लिए शेख को अप्रोच नहीं किया। मिड 2010 से ही ऐसे काफी क्लेम स्पॉन्टेनियसली बढ़ने लगे कि दुबई मैनमेड आइलैंड्स आर सिंकिंग। इस सिंकिंग का रीजन ये बताया जाता है कि जिस सैंड से इन आइलैंड्स को बनाया गया था, अब वही सैंड दोबारा पानी के साथ मिक्स होने लग गई है और ठीक इसीलिए बिल्डर्स ऐसे रिस्की और जीरो फ्यूचर आइलैंड्स में अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को सेटल करने का नहीं सोचती है। 2013 तक 300 में से सिर्फ 2 आइलैंड्स में ही बिल्डिंग्स को बनाया गया था। आज 2022 में भी 300 में से सिर्फ 9 आइलैंड्स में ही बिल्डिंग्स, प्राइवेट बीच क्लब, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल जैसे कंस्ट्रक्शन को किया गया है और बाकी सारी आइलैंड्स में टिपिकल सिंकिंग केसेस को देखा गया है, which makes it highly unfavorable for further construction in this islands। दुबई के इस अनपॉपुलर फेलियर से हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, पर नेचर को बदलने की क्षमता वो कभी नहीं रखती है। ये थे दुबई आइलैंड्स के एम्प्टी होने के पीछे के सारे मेजर रीजंस। और अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो तो आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए।